नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एजुकेशन से संबंधित है। यूपी टीईटी सीटेट एजुकेशन के सभी पाठ्यक्रमों में लाभदायी है। आइए इसका लाभ लें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते तो हैं, बहुत मेहनत लगती है, आप प्रोत्साहन नहीं करते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रतिपुष्टि नहीं देते हैं और समालोचना भी नहीं करते हैं। कुछ न कुछ आप कमेंट कीजिए जिससे हम अपने आप को सुधार सकें। आप हमारे आईना हो, आपके द्वारा ही मुझे सुधारने का मौका मिलता है। मैं आपको सुधारता हूँ, आप मुझे सुधारते हैं। अध्यापक और छात्र का संबंध ही ऐसा है। आपके लिए हम पढ़ते हैं, हमारे लिए आप पढ़ते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, या कहिए अन्योन्याश्रय भी हैं। अलग अलग भी काम करते हैं और एक साथ भी काम करते हैं। एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और नहीं भी हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए, आपको सिलेक्शन दिला दे। नल जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, पहला ऑप्शन अतिरिक्त, दूसरा ऑप्शन रिक्त, तीसरा शून्य, चौथा कोई नहीं। अब आपको चुनना है इसमें कौन सा सही होगा। अरिक्त जहाँ खाली ना हो, रिक्त माने खाली स्थान, खाली हो, शून्य माने शून्य और कोई नहीं। यानी नल जो जर्मन भाषा का शब्द है इसका अर्थ होता है शून्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के प्रमुख प्रकार हैं। परीक्षा के प्रमुख प्रकार विकल्प पर डिपेंड करता है, कैसा प्रश्न है हमारा वैसा ही उत्तर हम देते हैं। परीक्षा के प्रमुख प्रकार में यहाँ दो प्रकार बताए गए हैं, एक आंतरिक परीक्षा, दूसरी बाह्य परीक्षा। तो इसका मतलब तीसरा हो गया उक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न तो उठता नहीं है और ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि यही प्रश्न ऐसे पूछते, विकल्प पर आधारित होता, चूँकि यही प्रश्न ऐसे पूछते कि मौखिक और लिखित और प्रयोगात्मक और ऊपर कह देता उक्त सभी, तो हमारा विकल्प हो जाता उक्त सभी। इसी परीक्षा को परीक्षा न कह करके कहा जाता कि मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए या मूल्यांकन के प्रकार बताइए। तो हमारे दो प्रकार हो जाते, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। ठीक, इस प्रकार से हम मात्रात्मक में वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं आती, लघु उत्तरीय आदि ये सब आ जाते हैं, और गुणात्मक में एनेक्टोडल, रिकॉर्ड, निरीक्षण, केस स्टडी और आपके संचयी आलेख आदि सब आते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किसने किया। क्रियात्मक अनुसंधान माने एक्शन रिसर्च का डेवलपमेंट किसने किया, यानी स्टीफन एम कोरे। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान को लाने का श्रेय और प्रथम प्रयोग का श्रेय इनका है, स्टीफन एम कोरे का। लेकिन एंडरसन और लेविन आदि महोदयों ने बड़ा ही सहयोग किया है और विकास किया है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति व्यावसायिक क्षेत्र से हुई है। कुर्ट लेविन महोदय ने क्षेत्र का और सिद्धांत एक दिया था और उसके आधार पर वहाँ से इसको शिक्षा में लाया गया, तो उनका बहुत योगदान है। और ये शिक्षा में स्टीफन एम कोरे हैं, सर्वप्रथम भी प्रयोग किया, ये जनक कहे जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने मिलकर विकास किया, अर्थात इसका जो विकल्प होगा वो सही होगा उक्त सभी। इसीलिए इसको मैंने दूसरी बार प्रश्न को ले रहे हैं। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निराकरणीय परिकल्पना को अन्य नाम से जाना जाता है। निराकरणीय परिकल्पना को अन्य नाम से जाना जाता है, यानी निराकरणीय परिकल्पना माने निराकरण करने योग्य, जो
परिकल्पना है। परिकल्पना माने संभावित हल, हमने बताया था, विचारों में जो हल हो, सपनों में जो हल हो, जो तर्क में हल हो केवल, ठीक, उसी को परिकल्पना कहते हैं। तो यहाँ पे निराकरणीय परिकल्पना को अन्य नाम से जाना जाता है। वो नाम 4 विकल्प में देखिए। कोई नहीं का कोई प्रश्न नहीं उठता, ठीक, कोई नहीं काट दीजिए। ऋणात्मक परिकल्पना काट दीजिए। धनात्मक परिकल्पना भी काट दीजिए, यानी ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, तो बच गई शून्य परिकल्पना। कहने का मतलब जब किसी परिकल्पना जो बनाई गई है किसी समस्या के समाधान के लिए, विचारों में, कल्पनाओं में, स्वप्न में, उसको जब हम निराकरण के समीप ले आते हैं या उसका निराकरण कर देते हैं, यानी धरातल पर उसको लाते हैं, तो वह परिकल्पना न रह करके निराकरणीय परिकल्पना बन जाती है। इसीलिए शून्य परिकल्पना हो जाती है। वो शून्य कहाँ रहती है, वो तो समस्या का समाधान ले आती है, वो वास्तविक हो जाती है, धरातलीय हो जाती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं शून्य परिकल्पना। मिटा देते हैं ये सब, ठीक। ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी के विकास में सहायता करती है, सहायता देती है। ये किसने कहा था? शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी के विकास में सहायता देती है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा पहला ऑप्शन है एलन गेज, दूसरा ऑप्शन हमारा है रायबर्न, तीसरा क्लार्क महोदय और चौथा ब्रूबेकर, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा रायबर्न महोदय। तो याद करना पड़ेगा। रायबर्न महोदय ने कहा कि शिक्षण एक संबंध है किसका? विद्यार्थी और शिक्षक का, जो विद्यार्थी के विकास में मदद करता है, सहायता देता है। ये परिभाषा दिया रायबर्न महोदय ने। ये याद करो, आपको मदद पहुंचाए वो रायबर्न। अच्छे ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं सारी। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण प्रक्रिया में चरों की संख्या क्या है? बताइए। 4, 2, 10 और 3। शिक्षण में चरों की संख्या आपकी है 3 है। कैसे? पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में कौन सा चर होता है? पहले में स्वतंत्र चर यानी शिक्षक। दूसरा क्या हो गया? मध्यस्थ चर यानी विद्यालय। तीसरा क्या हो, या पाठ्यक्रम कह सकते हो। तीसरा आश्रित चर अर्थात विद्यार्थी। यानी ये 3 चर शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चर हैं। यानी 3 चर शिक्षण में आते हैं। 3 स्तर का शिक्षण भी होता है, ज्ञान स्तर और बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला है, ये स्तर जो बताया वो प्रमुख रूप से हैं। पहले सीखी हुई बातों को याद करना क्या कहलाता है? स्मृति। ये किसने कहा? पहले सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति है। किसने कहा? रायबर्न, वुडवर्थ, डम्बिल, कोई नहीं। यानी इसमें तो याद करना ही पड़ेगा। किसने कहा? वुडवर्थ ने। इन्होंने कहा क्या करना? पहली सीखी हुई बातों को याद करना स्मृति है। अब पहली सीखी हुई बातों को याद करने में असफलता ही विस्मृति है। ये किसने कहा? ये आपके लिए प्रश्न है और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहले सीखी हुई बातों को याद करने की विफलता विस्मृति कहलाती है। ये परिभाषा किसनी है? किसी की ना हो तो आप अपनी बना लेना, और ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है। विस्मृति किसे कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, उसका पर्याय बताइए, उसका अर्थ लिखिए, उसको परिभाषित कीजिए, या आप अपने आप इस परिभाषा को बना सकेंगे। नेक्स्ट है चौथा, अनुसंधान में प्रतिदर्श को कहते हैं। अनुसंधान में प्रतिदर्श को क्या कहते हैं? नमूना, सैंपल, प्रतिचयन, ठीक, न्यायदर्श। अब देखिए, प्रतिदर्श भी कहते हैं। तो प्रतिदर्श क्या होता है भाई? प्रतिदर्श माने ये हो गया व्यष्टि,
प्रतिदर्श क्या हो गया? व्यष्टि। व्यष्टि क्या होता है? पूरी जनसंख्या जिसका आप अनुसंधान में प्रयोग करते हैं उसका जो नमूना होता है उसी को हम व्यष्टि कहते हैं, और व्यष्टि का पर्यायवाची या दूसरे शब्दों में उसको हम कहते हैं, विद्वानों ने प्रतिदर्श की संज्ञा दी है। क्लियर? यानी व्यष्टि माने जिस पे अनुसंधान करना है उसमें से जो नमूना लेते हैं वो व्यष्टि है, और जो संपूर्ण जनसंख्या है वो समष्टि है। इसीलिए व्यष्टि समष्टि का भाग होता है, और व्यष्टि ही को शोध पूर्ण करने के बाद समष्टि में लौटना पड़ता है। किसी विद्वान ने ये परिभाषित किया है, इसको ढूंढना है आपको कि किस विद्वान ने ये परिभाषा दी है। यानी कि इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? अनुसंधान में प्रतिदर्श को क्या कहते हैं? व्यष्टि। ठीक। समष्टि माने संपूर्ण, समग्र, कुल जनसंख्या जिस पर शोध करना आपने तय किया है, और दूसरा व्यष्टि यानी उसमें से जो नमूना लिया है, जो सैंपल लिया है, न्यायदर्श लिया है, प्रतिदर्श लिया है और प्रतिचयन किया है, वो किसी भी माध्यम से असंभाव्य भी हो सकता है, संभाव्य प्रतिचयन, गुच्छ आदि जो भी आप चयन प्रणालियाँ हैं उसका प्रयोग कर सकते हो। तो यानी व्यष्ट माने छोटा सा भाग, किसका? पूरी जनसंख्या का। तो इसीलिए नमूना कहते हैं, इसीलिए इसको प्रतिदर्श कहते हैं। आशा है समझ रहे होंगे आप। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना भाई। सहानुभूति का मुख्य अर्थ है। सहानुभूति का मुख्य अर्थ क्या है भाई? संवेग का दमन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहा गया कि संवेग की उत्पत्ति। तीसरा ऑप्शन क्या कहा गया? संवेग का धीरे धीरे ह्रास। तीसरा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये गलत है, ये भी गलत है, और ये उत्पत्ति हम करेंगे, दमन करेंगे नहीं तो और भी समस्याएं आ सकती हैं। यानी सहानुभूति हम दे रहे हैं तो दमन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो गया, संवेग की उत्पत्ति। यदि जब कोई दुखी है, क्रोधित है या कुछ और है, यानी जो संवेग हैं उनमें से हम क्या करते हैं, यदि सहानुभूति देते हैं तो उसमें परिवर्तन लाते हैं, नए संवेगों की उत्पत्ति करते हैं, और वह सहानुभूतिपूर्ण होता है, और उस समस्या का और उस उद्वेग का, उस कठिनाई का, उस जटिलता का हम इसी माध्यम से अंत कर देते हैं। वो सहानुभूति हो जाती है। स्कूल शब्द, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द था स्चोलो। स्चोलो शब्द से हुई है, और इसी को यहाँ पर स्कूल कहा गया। इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसका अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे अवकाश होता था ग्रीक शब्द में उसका, कि विद्यालय होता है, कि खेल का मैदान होता है, कि दौड़ का मैदान। अमूमन आप सब क्या लगा देंगे? विद्यालय, लेकिन ये आपका गलत है, और आपका ये हल होगा अवकाश। निश्चोलो शब्द का अर्थ लिया जाता था अवकाश। अवकाश के समय में कुछ सीखने का प्रयास किया जाता था, तो वह स्थान जहाँ पर हम सीखते थे और कुछ विकास की बातें करते थे, विचार मंथन चिंतन करते थे, आगे बढ़ने के, आगे की रणनीति बनाते थे, भविष्य की चिंता करते थे। तो ये सब खाली अवकाश में किया जाता था, खाली समय में किया जाता था, इसीलिए वहाँ स्चोलो शब्द का प्रयोग किया गया, और ये ग्रीक भाषा का शब्द था, और इसका अर्थ होता था अवकाश। नेक्स्ट हो गया हमारा, सीखना एक प्रक्रिया है। ये शायद अंतिम प्रश्न है। सीखना एक प्रक्रिया है, मानसिक है प्रक्रिया, कि संवेगात्मक प्रक्रिया है, कि भावात्मक प्रक्रिया है, या सामाजिक प्रक्रिया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया। सीखना मन से होता है, संवेग से नहीं होता है, भाव से भी नहीं होता है, और सामाजिक भी नहीं होता है। ये मानसिक प्रक्रिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। धन्यवाद। आशा है आपको इससे मदद मिलेगी। मेरा प्रयास है, मुझे प्रोत्साहित कीजिए, अन्यथा फिर वीडियो मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, कम लोग सीख रहे हैं, तो मुझे दुख होता है, और बाकी कोई मुझे ऐसी बात नहीं है। मेरा जीवन समर्पित है आप लोगों के लिए। धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ध्यान देते हैं, देखते हैं, और वो हमसे आग्रह भी करते हैं पर्सनली
तो तभी मैंने ये कार्य शुरू किया है, अच्छा लगा।